सन 2007 में 180 अध्यापकों का ये पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया कि क्या वे 3 समूहों के छात्रों के लिए रूढ़िवादिता रखते हैं। इसके नतीजे ने कई नकारात्मक रूढ़िवादिताओं को उजागर किया, जिसमें उन्होंने अश्वेतों को आक्रामक और जिद्दी, श्वेतों को स्वार्थी और भौतिकवादी और एशियाई छात्रों को शर्मीला और नरम बताया। पर अध्यापकों के बाकी पक्षपात को अलग रखते हुए उनकी सबसे सामान्य राय ये थी कि एशियाई विद्यार्थी दूसरों की तुलना से ज्यादा मेहनती, समझदार और नरम थे। सतह पर ये एक अच्छी बात लग सकती है, दूसरे नकारात्मक चरित्र चित्रण से तो बेहतर। इस रूढ़िवादिता को हकीकत में सकारात्मक तरीके से लेना बहुत ज्यादा मात्रा में तकलीफ पहुंचा सकता है उनके लिए जो ये बताते हैं, जिनका वर्णन हो रहा है, और वे जो इसे मानते हैं। एशियाई लोगों के इस विनीत और मेहनती चित्रण को मशहूर तौर पे मॉडल माइनॉरिटी रूढ़िवादिता के नाम से जाना जाता है। ये संस्करण 20वीं सदी में आए चीनी अमेरिकी लोगों का वर्णन करने के लिए उभरे, पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये लेबल अमेरिकी बंदी कैंप में हुए दुर्व्यवहार से निकलने और सफलतापूर्वक अमेरिकी समाज का हिस्सा बने जापानी अमेरिकी के लिए इस्तेमाल होने लगा। पूर्व कैदियों की तारीफ उन्हें आज्ञाकारी, मेहनती और अधिकारियों का सम्मान करने वाला कहकर की जाती थी। बाद के दशकों में मॉडल माइनॉरिटी अमेरिका की एशियाई आबादी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन इन सफल एशियाई अमेरिकियों की ये कहानी कहीं ज्यादा जटिल है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सरकार ने जापानी अमेरिकी कैदियों का अमेरिकीकरण करने की कोशिश की थी। उन्होंने ये अंग्रेजी की कक्षा, देशभक्ति के अभ्यास और गोरे अमेरिकी समाज में रहने के पाठ के माध्यम से किया। जब इन कैदियों को छोड़ा गया तो उन्हें अपने समुदाय और परंपरा को छोड़ने को कहा गया ताकि वे श्वेत समाज का हिस्सा बन जाएं। लेकिन दशकों की एशियाई विरोधी नीतियों और प्रचार के बाद अमेरिकी श्वेतों को राजी किया गया कि जापानी अमेरिकी कोई खतरा नहीं है। तो सरकार ने मीडिया कवरेज का इस्तेमाल करते हुए जापानी अमेरिकियों के लिए धारणा संदिग्ध से एक अमेरिकी सफलता की कहानी में बदल दी। असल में मॉडल माइनॉरिटी शब्द की शुरुआत 1966 में एक लेख से हुई थी, पर इस और इसके जैसे कुछ और लेखों ने सिर्फ एशियाई अमेरिकी को आज्ञाकारी और विनीत मॉडल माइनॉरिटी ही नहीं कहा, उन्होंने प्रॉब्लम माइनॉरिटी की भी आलोचना की, मुख्य रूप से अश्वेत अमेरिकी। बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन से सहमे राजनीतिज्ञों ने इसका इस्तेमाल अश्वेत अमेरिकी की न्याय और समानता की मांग को न मानने के लिए किया। उन्होंने एशियाई अमेरिकियों की सफलता की कहानी ऐसे प्रस्तुत की कि वो अश्वेत समुदाय को कमतर दिखा पाएं। इस आख्यान ने अश्वेत और एशियाई अमेरिकियों के बीच दरार डाल दी। इसने उनके अत्याचार से अन्य हाशिए पर समूहों की साथ में लड़ाई के इतिहास को मिटा दिया और आमने सामने खड़ा कर दिया। ऐसा करने में मॉडल माइनॉरिटी मिथक ने नस्लीय पदानुक्रम को लागू कर दिया, जिसमें श्वेत अमेरिकी सबसे ऊपर थे और बाकी उनसे नीचे। निश्चित रूप से अब भी मॉडल माइनॉरिटी में सचेत या अनजाने में भरोसा करने वाले बहुत से लोग शायद इस विचार से सहमत न हो, लेकिन नस्ली समूहों की कल्पित शक्तियों और कमजोरियों की तुलना इस बात को महत्व देती है कि वो समूह कितने अच्छे से कुछ मानकों को पूरा करते हैं, आमतौर पर श्वेत बहुमत द्वारा तय मानक। इस मामले में मॉडल माइनॉरिटी रूढ़िवादिता सुझाव देती है कि जो हाशिए समुदाय आज्ञाकारी, सौम्य और श्वेत अधिकारियों को सम्मान देती है वो सहन योग्य है, और जो उनके अधिकारों को चुनौती देती है वो उसके योग्य नहीं है। ये रूढ़िवादिता एशियाई समुदाय को भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती है। ये मनोवैज्ञानिक घटना नामक स्टीरियोटाइप थ्रेट के अनुसार एक समूह के सदस्य नकारात्मक समूह रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने से बचने के लिए उनके व्यक्तिगत कार्यों पर अक्सर दबाव डालते हैं, पर ये घटना सकारात्मक रूढ़िवादिता के साथ भी हो सकती है। असंभव उच्च मानकों के दबाव में जीना खराब प्रदर्शन का कारण बन सकता है, और जब एशियाई छात्र संघर्ष कर रहे हों तो शिक्षकों का इसे नोटिस करने की संभावना कम है। कक्षा के बाहर एशियाई समुदाय के लिए सामाजिक कार्यक्रम की अक्सर अनदेखी होती है या उसे काट दिया जाता है, क्योंकि मान लिया जाता है कि उन्हें बाकी समुदायों की तुलना में कम समर्थन चाहिए। इस रूढ़िवादिता से बना अनुकूल चित्र हमारे लिए नस्लीय रूप से प्रेरित हिंसा और एशियाई अमेरिकियों से भेदभाव को देख पाना मुश्किल बना देता है, और चूंकि ये रूढ़िवादिता सभी एशियाई लोगों को एक ही पैमाने से मापती है, विभिन्न पृष्ठभूमि और भेदभाव के अलग इतिहास वाले लोगों को प्रभावित करता है। तो जबकि मॉडल माइनॉरिटी लेबल एशियाई लोगों के लिए फायदेमंद लग सकता है, असल में वो बाकी नस्लीय रूढ़िवादिता की तरह है।
ये लोगों के समूह को एक ही खांचे में रख देता है और ये छोटा खांचा उनके इतिहास, लड़ाई और लोगों की जीत को देखने की हमारी क्षमता के लिए बाधा बन जाता है। इन रूढ़िवादिताओं को समझकर उनको चुनौती देना जरूरी है ताकि समुदायों के बीच सहयोग पनप पाए और सारी हानिकारक रूढ़िवादिताओं का खात्मा हो जाए। सीखने के लिए तैयार हैं? इन वीडियो को या तो चुनौती देने के लिए देखें जो आपको लगता है कि आप जानते हैं, या आप जो नहीं करते हैं उसके बारे में अधिक जानें। सब्सक्राइब करें और उत्सुक रहें।